Good evening, all of you. Am I audible to all? Confirm me first once. Then we will start our booster series. एक बार मुझे कंफर्म करिएगा, फिर हम लोग बूस्टर सीरीज को स्टार्ट करते हैं. Yes, sir. Audible. Good evening, sir. Audible. ओके, गुड इवनिंग. ओके ओके, श्योर. चलिए. तो सभी को पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूं दैट हम लोग यहाँ पे जो है स्टार्ट हुए हैं. अभी काफी लोग जुड़े नहीं हैं. चलिएगा, देखिए स्टार्ट. हम लोग यहाँ पे जो है सभी लोग जो है किस एग्जाम के लिए, तो असम एग्जाम्स के लिए जो है यहाँ पे हम लोग अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर रहे हैं. असम एग्जाम्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज जो है आपके लॉन्च कर दिए गए हैं. आप जो है एनरोल कर सकते हैं किस पे जाके, तो असम सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के आप एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से. प्ले स्टोर पे हमारा जो है असम सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस करके आपका प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन भी मिल जाएगा. वहां पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स को इन एट अफोर्डेबल प्राइसेस. आपको कोई इशू आ रहा हो क्लास को ज्वाइन करने के लिए या क्लास को अटेंड करना है, तो आप इस दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. साथ में आपके अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये जो है कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं और बेस्ट क्वालिटी ऑल ओवर द असम. यू विल गेट बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हियर. यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी चीजें मिलेंगी आपको, हर चीज मिलेगी. लाइक लाइव सेशंस आर देयर. यहाँ पे आपको क्वेश्चन डिस्कशन भी अवेलेबल होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज डिफरेंट मॉक टेस्ट जो कि आपके आ सकते हैं आपके एग्जाम में. साथ में आपको क्लासेस का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी यू हैव नोट्स ऑफ योर क्लासेस एज वेल विद यू. तो इतनी सारी चीजें मिलेंगी. साथ में आप अपने डाउट क्लियर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डाउट जो क्लियर करेंगे वो आप वॉइस में अपने डाउट पूछ सकते हैं. यानी आप वॉइस से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं विद ऑल द फैकल्टीज, विद ऑल द फैकल्टीज. तो किसी भी फैकल्टी से आप अपने डाउट क्लियर करने के लिए सीधा आप जो है माइक के थ्रू बोल के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए. यानी अगर कोई भी डाउट हो तो इसे सीधा आपको मैसेज वगैरह नहीं करना है, आप सीधा पूछ सकते हैं. बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, लाइव होगा, क्वेश्चंस डिस्कशन होगा, क्लासेस की फ्री पीडीएफ मिलेगी. ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस. अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको सारी ही चीजें ये देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे. तो देरी ना करते हुए आप लोग एक बार जरूर कॉल करिएगा. और आपको कोई इशू आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट और आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितना, वैसे तो अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, अगर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक बार कॉल करके इस नंबर पे जरूर पूछिएगा कि जो भी आपका इशू है उसे डिस्कस जरूर करिएगा. ठीक है. बाकी आपके सारे क्लासेस जो है आपके एप्लीकेशन पे लाइव चलते हैं और सारी चीजों का डिस्कशन एप्लीकेशन पे लाइव होता है. साथ में आपको एप्लीकेशन पे ही जो भी लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दी जाती है. यहाँ जो मैंने बताया है इसमें अगर आपको कोई भी इशू रहा हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है पूछ सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके. आज ये जो हमारा बूस्टर सीरीज चलता है ये क्वेश्चन डिस्कशन है. जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो है डिस्कस आपके किए जाते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को. तो इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. चलिएगा, नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं. तो आज हमारा जो है पहला बूस्टर डोज है और ये जो है आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर असम गवर्नमेंट एग्जाम्स. तो असम गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो है सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो भी आपके मैंने करा दिए हैं, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूँ वो मैंने पहले क्या किया है कि आपका वो आपके क्लास में क्लियर करा दिया है. ठीक है. तो आपको मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं आना चाहिए. फिर भी आ रहा है तो यू कैन आस्क मी.
इन दिस क्लास लाइक यहीं पे आप क्वेश्चन भी अपना पुट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो असम के इम्पोर्टेंट जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को जो भी मैंने क्लास में यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो मैक्सिमम क्वेश्चंस वही है जिसका मैंने सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, जो आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन की सीरीज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। बट ऑन द अदर हैंड जो भी आपकी मटेरियल की, जो भी आपका मटेरियल होगा, जो भी मैटर होगा, जो हमारे सिलेबस का मैटर होगा, वो आपका पेड कोर्सेज में चल रहा है, वो मैंने आपका पेड कोर्सेज में करा रखा है, आगे भी वो क्लासेस आपकी रन कर रही हैं। जिसे भी लेना है वो जल्दी से कोशिश करिएगा कि जल्दी से ज्वाइन होना चाहिए आपको, क्योंकि इशू आता है क्या कि बहुत सारा कोर्स हो जाता है, फिर आपको ध्यान आता है नहीं कर लेना चाहिए था मुझे, एग्जाम अब करीब आ रहा है। तो एग्जाम जितना जितना पास आता जाए उतना आपको बीपी नहीं बढ़ाना है, ब्लड प्रेशर उतना नहीं बढ़ाना है आपको, पहले से अपने प्लान का प्रिपेयर करके चलना है एग्जाम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अर्थ। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं, तो ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको जो है एक्स्ट्रा नॉलेज भी रहे, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसमें भी जो है ध्यान से देख पाए कि हाँ ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो अर्थशास्त्र वाज अ वर्क ऑन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में एक बुक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, तो दैट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो यू हैव टू कीप इन माइंड कौटिल्य ने। इस अर्थशास्त्र बुक को किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य। कौटिल्य ने इस बुक को लिखा था, इन्हीं का दूसरा नाम चाणक्य था, और इन्हीं का एक और नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त, ठीक है। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, इन्हीं के तीनों नाम थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, एंड दैट बुक इज रिलेटेड टू राजनीति और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ये बुक हो जाती है, पॉलिटिकल साइंस। इन्हीं की एक बुक और फेमस बुक है, वो आपको और ध्यान रखना चाहिए, जिसको कहते हैं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति। तो ये दो फेमस बुक्स हैं, कौटिल्य यानी आपके चाणक्य या विष्णुगुप्त की। तो एक है अर्थशास्त्र दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी, एंड नेक्स्ट इज चाणक्य नीति दैट इज आल्सो लाइक नीतिज, लाइक principles on you can follow these principles to become like more strong imagination, to make your imagination more strong. You can read this book चाणक्य नीति। तो चाणक्य नीति पढ़ के आपकी थोड़ी सी बुद्धिमत्ता और अच्छी हो जाएगी, यानी इंटेलिजेंशिया और अच्छा हो जाएगा। तो ये एक चाणक्य नीति छोटी सी बुक है, पॉलिटिकल अर्थशास्त्र जो है थोड़ी सी बड़ी बुक है। एक और आपके महान आपके जो है ग्रेट आपके मैथमेटिशियन एज वेल एज एस्ट्रोलॉजर बोल सकते हैं, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जिन्होंने आपका जीरो की डिस्कवरी की है। तो इनकी एक बुक आपसे पूछी जाती है, आर्यभट्टिया। द बुक नेम इज आर्यभट्टिया। आर्यभट्टिया। और एक बुक है इनकी आर्य सिद्धांत। आर्य सिद्धांत। तो आर्य सिद्धांत तो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड आर्यभट्टिया। आर्यभट्टिया आर्यभट्ट ने लिखी हुई है, जिन्होंने जीरो की भी डिस्कवरी की थी, ठीक है। जीरो भी इन्हीं के द्वारा आपका डिस्कवर्ड किया गया था। आर्यभट्टिया जो है बुक, ये भी आपकी इन्हीं से है ना, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है किससे रिलेटेड? तो हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड आर्टिकल 370। तो 370 जो आर्टिकल है, जो अभी आपका 5 अगस्त 2019 में जो आपका रिमूव किया गया है, 5 अगस्त 2019 में जो आपका रिमूव किया गया है। कहां से रिमूव किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था, जम्मू एंड कश्मीर को यहां से स्पेशल स्टेटस मिला था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर गॉट स्पेशल स्टेटस थ्रू आर्टिकल 370, तो वहां से अभी हट गया है। तो आपसे पूछ रहा है ये ड्राफ्ट किसने किया था, किसने बनाया था? तो यू हैव टू कीप इन माइंड, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ड्राफ्ट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है आपका?
कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है आपका ड्राफ्ट किया गया है। ड्राफ्ट माने होता है लिखना किसी चीज को, जैसे आप मैसेज में ड्राफ्ट करके उसे सेव कर लेते हो। एक वर्ड होता है ड्राफ्ट, एक वर्ड होता है क्राफ्ट। ड्राफ्ट माने होता है लिखना, और क्राफ्ट माने होता है बनाना, मतलब आर्ट, आर्ट करना। क्राफ्ट होता है आर्ट एंड क्राफ्ट, और ड्राफ्ट माने लिखना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी ड्राफ्ट किया गया, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया था? तो ये आपकी एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। कौन था भाई? ड्राफ्टिंग कमेटी। ये चीजें मैं बताऊंगा अभी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ाऊंगा आपको। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। यानी कोई भी चीज बना के लाता था तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे रखना है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर्स कितने थे? तो 7 मेंबर्स थे। टोटल मेंबर्स आपके ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके प्रेसिडेंट कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके प्रेसिडेंट कौन थे, तो यू हैव टू कीप इन माइंड डॉक्टर वी आर अंबेडकर। इसलिए डॉक्टर वी आर अंबेडकर को आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कहा जाता है या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी के प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर वी आर अंबेडकर जो है आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे। और इसमें 7 टोटल मेंबर्स थे। और इसी के एक मेंबर ने आर्टिकल 370 को भी ड्राफ्ट किया था, क्योंकि 370 भी कहां आ रहा है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा गोपालास्वामी अयंगर। तो इन 4 ऑप्शनों में 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं 2 और 3 जो कि आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी भीमराव अंबेडकर और गोपालास्वामी अयंगर, यही 2 लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके मेंबर थे। बाकी जवाहरलाल नेहरू जी और रघुवर दास, ये दोनों आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी नहीं थे। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। तो आर्टिकल 370 इज ड्राफ्टेड बाई गोपालास्वामी अयंगर ओनली। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन इज द माइनॉरिटीज डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो माइनॉरिटीज डे ऑब्जर्व्ड इंडिया में कब किया जाता है? तो इट इज ऑब्जर्व ऑन 18th ऑफ दिसंबर। तो 18th दिसंबर में हर बार क्या किया जाता है? माइनॉरिटीज डे ऑब्जर्व आपका ऑब्जर्व किया जाता है, यानी उसे आपका मनाया जाता है अधिकार दिवस, यानी माइनॉरिटीज राइट्स डे। तो अगर इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस ने जो है 18th ऑफ दिसंबर को 18 दिसंबर को क्या किया था 1992 में माइनॉरिटीज डे डिसाइड किया था। यानी हर वर्ल्ड के हर नेशन से कहा था कि वर्ल्ड के हर कंट्री से कहा था कि आप ऐसा करो, माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए एक डे डिसाइड करो और माइनॉरिटीज की जो है अधिक चिंता करो, क्योंकि किसी भी देश में किसको दिक्कत हो सकती है? माइनॉरिटीज को दिक्कत हो सकती है, मेजोरिटी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो माइनॉरिटीज डे जो है आपका सेलिब्रेट 18th ऑफ दिसंबर को किया जाता है। साथ में आपको ये भी याद रखना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज जो है कौन से आर्टिकल में दिया गया है? माइनॉरिटीज खाली एक जगह दिया गया है, आर्टिकल 29 और 30 में भी इसकी चर्चा है, लेकिन 29 मूल रूप से मेनली यू हैव टू टेक आर्टिकल 20। अगर माइनॉरिटीज पूछा जाएगा कि माइनॉरिटीज किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपको याद रखना है कि ये आपका रिलेटेड रहेगा 29 आर्टिकल से। 29 आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी 2 तरह से आपकी एक्सप्लेन की गई है, या इनका बेसिस 2 बेसिस पे ये आपकी डिफाइन की गई है। एक तो लैंग्वेज बेसिस पे माइनॉरिटीज होती है इंडिया में, और एक आपकी रिलीजन बेसिस पे। तो 2 बेसिस पे जो है इंडिया में माइनॉरिटीज आपकी देखने को मिलती हैं, एक तो लैंग्वेज बेसिस पे माइनॉरिटीज और एक रिलीजन बेसिस पे माइनॉरिटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 29 आर्टिकल इज रिलेटेड टू माइनॉरिटीज ओनली। ठीक है, 30 में इसका रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी वर्ड का यूज कहाँ हुआ है, तो आर्टिकल 29 में आपको आंसर देना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द वर्ड सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सोशलिस्ट जो वर्ड है वो प्रीएम्बल में कब इंसर्ट किया गया था? तो मैंने आपको बताया है अभी तक जो आपका प्रीएम्बल है वो अभी तक आपका सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है। प्रीएम्बल जो है उसका कितनी बार अमेंडमेंट यानी आपके उसमें कितनी बार जो है चेंज हुआ है? तो एक ही बार। चेंज को बोलते हैं अमेंड। तो कितनी बार अमेंड हुआ है प्रीएम्बल? तो 1 टाइम। कितनी बार? तो 1 टाइम। कब हुआ है ये? तो यू हैव टू कीप इन माइंड ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है अमेंड हुआ। कब? 1976 में हुआ।
और साथ में याद रखना है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, तो 3 वर्ड्स ऐड किए गए प्रियम्बल में। एक वर्ड जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सोशलिस्ट, बिल्कुल सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया प्रियम्बल में। दूसरा वर्ड आपका सिक्युलर ऐड किया गया प्रियम्बल में, और थर्ड इंटीग्रिटी। These 3 words are added in the preamble via 42nd Constitutional Amendment Act 1976। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर पार्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू प्रियम्बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया में कोई भी नया स्टेट बनाना है तो कौन सा आर्टिकल जो है ये आपकी पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो नया स्टेट फॉर्म कर सकती है। यानी मान लो कि अभी एक यूपी स्टेट है, यूपी को अगर काटना हो और यूपी के 2 स्टेट बनाने हो, यूपी के 2 स्टेट फॉर्म करने हो, तो कौन कर सकता है ऐसा? तो यू हैव टू कीप इन माइंड ओनली पार्लियामेंट कैन डू। यानी यूपी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, यानी पार्लियामेंट करेगी ये काम। ठीक है, नए अगर न्यू स्टेट को फॉर्म करना है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर रहती है। और साथ में याद रखना है कौन से आर्टिकल में ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है, तो आर्टिकल नंबर 3 में बोला गया है कि किसी भी स्टेट को 2 स्टेट में जो है चेंज किया जा सकता है, किसी 2 स्टेट को एक स्टेट में बदला जा सकता है, किसी भी स्टेट का नाम बदला जा सकता है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को छोटा बड़ा किया जा सकता है। ये आर्टिकल 3 में जो है किया जा सकता है, आर्टिकल 3 के तहत 3 के अकॉर्डिंग। और कौन कर सकता है? तो यू हैव टू कीप इन माइंड पार्लियामेंट ओनली कैन डू दिस। तो इसका आर्टिकल नंबर 3 यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं सारे के सारे, जो भी एग्जाम एपीएससी या एसएससी से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फिर से आपको मैं ध्यान दिला देता हूँ कि आप जो है कोर्स अगर आपको परचेज करना है तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, कोई इशू हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी आपको आई थिंक कोई इशू नहीं आएगा। बाकी कोई भी इशू हो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, देन जो भी हेल्प कर सकते हैं की जा सकती है आपकी, वो डेफिनेटली की जाएगी। और आपका जो कोर्स है ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको अवेल करा दिया जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम ऑफ इयर्स ऑफ टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी एज जरूरी है, व्हाट एज यू नीड टू बिकम अ प्रेसिडेंट। तो 35 ईयर्स। यहाँ पे याद रखना कुछ एजेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, प्रेसिडेंट हुआ या वाइस प्रेसिडेंट हुआ, या वाइस प्रेसिडेंट के बाद आपका कौन हुआ? आपका गवर्नर हुआ। कौन हुआ भाई? गवर्नर हुआ। इन 3 लोगों के लिए आपको अगर एजेस पूछी जाए तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपकी एज क्या हो जाएगी? 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ठीक। यहाँ पे आपको एक और पूछा जाए, लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा अगर आपसे पूछा जाए, मेंबर ऑफ लोकसभा की अगर आपसे क्या पूछी जाए, एज पूछी जाए, तो यू हैव टू कीप इन माइंड 25 ईयर्स। यानी 25 ईयर्स से अगर आप बिलो हैं तो मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं बन सकते, मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं बन सकते। अगर पूछा जाए मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा अगर आपसे पूछा जाएगा, मेंबर ऑफ राज्यसभा अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आप 30 ईयर्स से कम हैं तो आप मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं बन सकते। अगर आपसे पूछा जाएगा मेंबर ऑफ विधानसभा, तो विधानसभा में भी आपकी यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में होती है, विधानसभा में भी आप 25 ईयर्स से कम एज में जो है वहां पे भी नहीं जा सकते। और मेंबर ऑफ अगर आप विधान परिषद यानी स्टेट काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल का पूछा जाए, जिसे विधान परिषद भी ऑल्सो कॉल्ड इट एज विधान परिषद, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। तो स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल को राज्यसभा के इक्वल मानिएगा तो 30 ईयर्स हो जाएगी, विधानसभा को मानिएगा लोकसभा के बराबर तो 25 ईयर्स हो जाएगी। गवर्नर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की आप एजेस तो 35 को याद रखिएगा, ये एजेस रहती हैं। साथ में आप अगर इंडिया में इलेक्शंस
में वोट डालना चाहते हैं तो 18 या 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। ये आपका कौन सा आर्टिकल क्लियर करता है? तो 326 आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, और इस प्रोसेस को बोलता है एडल्ट सफरेज। यानी जब आप 18 प्लस के हो जाते हैं तो अडल्ट सफरेज, ये मेथड जो होता है वोटिंग का, इसे बोला जाता है एडल्ट सफरेज। तो एडल्ट सफरेज में इंडिया में जो है आपकी 18 या 18 प्लस आपकी एज जो है वोटिंग के लिए होनी चाहिए। इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी आपका पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर में आपको कंफ्यूजन होता है कि सर कितनी एज का जो है व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है आपका यानी प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा से भी हो सकता है या राज्यसभा से भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री की मिनिमम एज, कम से कम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी 30 ईयर्स भी मिनिमम मानी जा सकती है अगर जो है आपका प्रधानमंत्री यानी आपका प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से है तो उसकी 30 ईयर्स एज मिनिमम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड अंडर, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल के थ्रू अमेंड किया जा सकता है? तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 368। तो मैंने आपको बताया था ये पार्ट 20 में आता है। पार्ट 20 का नाम क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इस पार्ट 20 में सिर्फ और सिर्फ कितने आर्टिकल्स हैं? तो यू हैव टू कीप इन माइंड वन आर्टिकल ओनली। और इसी आर्टिकल में जो है प्रोसेस लिखा हुआ है, हाउ वी कैन अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसेस, किसका प्रोसेस लिखा हुआ है? तो हाउ वी कैन अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कैसे कर सकते हैं, इसका प्रोसेस कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 368 में, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन सिटीजन गारंटीड द राइट टू 6 फंडामेंटल राइट्स। तो 6 फंडामेंटल राइट्स का जो है इंडियन सिटीजन को कहाँ पे राइट दिया गया है, गारंटी कहाँ दी गई है? तो आर्टिकल 19 में। तो मैंने बताया था आर्टिकल 19 में आपको, ये यहाँ पे आर्टिकल 19 में 6 काइंड्स ऑफ आपको राइट्स दिए गए हैं। पहला राइट था कि आप कोई भी स्पीच या स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या है, आपके पास फ्रीडम है, यानी जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आप क्या कर सकते हो, उन्हें आप एक्सप्रेस यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, यू कैन एक्सप्रेस दीज थॉट्स विदाउट एनी हेजिटेशन, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि किसी और दूसरे व्यक्ति को उससे जो है हेट स्पीच ना हो जाए किसी के लिए, ठीक है। सबकी जो है आपकी डिग्निटी का आपको ध्यान रखना चाहिए। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आपको आर्टिकल 19 में क्या दिया हुआ है? तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आपको आर्टिकल 19 के थ्रू जो है फ्रीडम दिया हुआ है। लेकिन अगर आप अकेले ही बोलेंगे तो आपको सामने वाला क्या समझेगा कि आप पागल हो। तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? सभा बनानी पड़ेगी, यानी असेंबली। तो अगर हमने स्पीच का आपको राइट दे दिया है तो असेंबली बनाने का भी आपको राइट देना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको असेंबली बनाने का भी राइट है। साथ में अगर आपने असेंबली बनाई है तो उस असेंबली से के थ्रू आप एसोसिएशन का भी फॉर्मेशन कर सकते हो, यानी आर्टिकल 19 में ही आपको एसोसिएशन बनाने का भी जो है आपको फंडामेंटल राइट दे दिया गया है। अब अगर आप एसोसिएशन बना के एक ही जगह रहते हो तो कोई मतलब नहीं है उस एसोसिएशन का। तो एसोसिएशन को लेके आप पूरे इंडिया में घूम भी सकते हो, यानी किसका आपको राइट दिया गया है? तो राइट आपको मूवमेंट का दिया गया है। साथ में याद रखना है कि अगर कहीं मूवमेंट के लिए जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको जो है वहां पे आपको ठहरना भी पड़ेगा, यानी रुकना भी पड़ेगा। तो अगर रुकना है तो जो है आपको रुकना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पे रुकना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे रेजिडेंस लेना पड़ेगा। तो रेजिडेंस अगर लेना पड़ेगा तो रेजिडेंस का भी आपको राइट आर्टिकल 19 में ही दिया गया है। साथ में आपको सिक्स काइंड का राइट यहाँ पे दिया गया है कि आप अपने जो है जीवन चलाने के लिए अगर कहीं जाते हैं तो आप प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई किसी भी प्रोफेशन को आप चूज कर सकते हैं, यानी प्रोफेशन का भी राइट हमें यहाँ पे दे दिया गया है। पहले याद रखना है कि आर्टिकल 19 में ही एक और आपका राइट हुआ करता था जिसे बोलते थे राइट टू प्रॉपर्टी, यानी हर जगह प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हो। लेकिन आज ये राइट आपका नहीं है आर्टिकल 19 में, इस राइट को जो है हटा दिया गया है और एक जो फंडामेंटल राइट था, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंदर आया हुआ राइट फंडामेंटल राइट बोला जाएगा
और ये प्रॉपर्टी का राइट जो है आज फंडामेंटल राइट ना होके हमारा कैसा हो गया है, तो लीगल राइट हो गया है। यू हैव टू कीप इन माइंड, ये एक लीगल राइट बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में ही आते हैं, और इस लीगल राइट को हमारे आर्टिकल नंबर 300 ए में जो है आपका प्लेस कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी आज हमें देखने को मिलता है लीगल राइट हो गया है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर पूछा जाए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये जो है आपका किया गया, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू आपका ये जो है किया गया है, लीगल राइट बनाया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को। राइट टू प्रॉपर्टी पहले आपका आर्टिकल 19 के अंडर में फंडामेंटल राइट हुआ करता था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एंश्योर्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। तो मैंने आपको बताया है 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको जो है आपका फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई है, कौन से आर्टिकल के थ्रू, तो 21A। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21A इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अगर पीछे वाले में बताऊं तो हाँ, मैंने पहले ही आंसर यहाँ पे पुट कर दिया है। तो आर्टिकल 21A इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका आर्टिकल नंबर 21A आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल नंबर 21A में बोला गया है 6 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस के लिए जो आपकी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आर्टिकल है ये कहाँ से कब निकाल के डाला गया, क्योंकि मैंने बताया था आपको कॉन्स्टिट्यूशन में किसी में भी अगर कोई चीज ABCD लगी हो किसी भी पार्ट में या आर्टिकल में, तो वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि वो जो है कहीं ना कहीं से ऐड की गई होगी। तो देखिएगा इसमें जो आर्टिकल नंबर 21A है ये आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 में आपका जो है क्या किया गया, इंसर्ट किया गया है ये आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ पार्डनिंग अंडर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पार्डन यानी आपको जो है आपने जो भी ऑफेंस किया है उसे खत्म करने की जो है आपकी राइट होता है या पावर होती है। तो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की 72 आर्टिकल में दे रखी है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी पार्डनिंग पावर है, तो इसमें 5 तरह की पार्डनिंग पावर आ जाती है। एक तो पार्डन यानी पूरी तरह आपको जो है क्षमा कर देना, पूरी तरह आपकी जो भी आपकी पनिशमेंट थी उसे कंप्लीट जो है खत्म कर देना। एक होती है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है एक बड़े जो आपके किसी भी बड़े जो है बड़े से पनिशमेंट को छोटे पनिशमेंट में बदल देना। यानी आपका मान लो कि आपको जो है डार्क रूम का पनिशमेंट हुआ था 10 ईयर्स का, यानी आपको 10 ईयर डार्क रूम में रहना है, ठीक है, ये 10 ईयर का पनिशमेंट हुआ था। अब इसे बदल दिया गया कि आप नॉर्मल रूम में रहेंगे जिसमें जो है रोशनी वोशनी भी आ जाती है, यानी पनिशमेंट आपका छोटा कर दिया। नॉर्मल रूम में 10 ईयर्स का पनिशमेंट कर दिया, यानी पनिशमेंट का जो है आपका नेचर बदल दिया, कहने का मतलब ये है। एक होता है रिमिशन, और रिमिशन का मतलब होता है पनिशमेंट को छोटा करना, यानी जैसे कि 10 ईयर्स का डार्क रूम का पनिशमेंट था उसे 10 ईयर्स को 5 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है, तो ये रिमिशन होता है। एक होता है रेस्पाइट। तो रेस्पाइट आपका ये भी जो है क्या होता है कि कुछ समय के लिए आपका जो है पनिशमेंट जो है आपका क्या किया जाता है, तो इसे किसी रीजन्स की वजह से, किन्हीं रीजन्स की वजह से इसे क्या कर दिया जाता है, इसे आपका जो है तो रोक दिया जाता है, यानी पनिशमेंट में स्टे लगा दिया जाता है। जैसे कि किसी भी लेडीज को ये पनिशमेंट मिलता है और जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे पनिशमेंट से रोका जाता है कुछ दिन के लिए, तो उसे रेस्पेक्ट बोलते हैं। साथ में एक और होता है जिसे बोलते हैं रिप्रीव। तो 5 काइंड्स ऑफ आपकी पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। एक पार्डन जिसमें कंप्लीट जो है क्षमा कर देता है, कॉम्यूटेशन जिसमें बड़े पनिशमेंट को छोटे पनिशमेंट में इक्वल टाइम के लिए चेंज किया जाता है। रिमिशन में एक ही पनिशमेंट को छोटा कर दिया जाता है। साथ में रेस्पाइट में जो पनिशमेंट होता है उस पर कुछ समय के लिए स्टे यानी रोक लगा दी जाती है। और रिप्रीव में कुछ समय के लिए पनिशमेंट को टाला जाता है, यानी कुछ समय के लिए। यहाँ रिस्पाइट में तो रीजन भी होगा कि क्यों टाला जा रहा है, क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे रीजन नहीं होगा कि आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसका रीजन नहीं होगा। रिप्रीव में क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट सोचता है कि इसको जो है जो
फांसी होने वाली है वो गलत तरीके से होने वाली है, तो वो अपने आप को प्रूव करे, ठीक है, तो उसकी फांसी को यानी कैपिटल पनिशमेंट को आगे बढ़ा देता है, उसे ही बोलते हैं रिवरीव, ठीक। यहाँ पे इतनी बात आपको क्लियर होगी। आर्टिकल 72 के थ्रू ये प्रेसिडेंट को आपका राइट दिया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने आपको बताए थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं ये आपके जो है प्राइवेटली ऑन्ड ग्रुप होते हैं, प्राइवेटली बनाए जाते हैं, प्राइवेटली बनाए जाते हैं, लेकिन इनका भी प्रोसेस जो है गवर्नमेंट कभी कभी इनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती रहती है। तो इसमें पूछा जा रहा है द लोन एंड सेविंग डिसीजंस आर टेकन बाय, तो एसएचजी में लोन और सेविंग जो डिसीजंस है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, कौन लेता है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रुप मेंबर्स, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वही जो है आपके डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, तो नए स्टेट्स बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल रहता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आर्टिकल नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, द प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट से जो है कौन से पार्ट में डाले गए, तो पार्ट 9 में जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डाले गए। तो आपसे पूछा जाता है कब डाले गए, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के थ्रू जो है ऐड किए गए। साथ में आपकी म्यूनिसिपैलिटी भी जो है यहाँ पे ऐड की गई है, म्यूनिसिपैलिटी, तो जो म्यूनिसिपैलिटी है ये आपके पार्ट 9A में ऐड की गई है, पार्ट 9A में ऐड की गई है, और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में जो है ऐड की गई है पार्ट 9A में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1993। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन, तो पंचायती राज जो सिस्टम है इसके लिए जो पावर है कि पंचायती राज से रिलेटेड जो है लॉज कौन फ्रेम कर सकता है, यानी पंचायती राज जो है आपका उसके लिए कानून कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है या बोथ बना सकती है, तो यहाँ पे होगा आंसर स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट लिस्ट में पंचायती राज आता है, पंचायती राज स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, न कि आपका यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट या रेजिडोरी लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है, इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्प्लीमेंटेड इन अ स्टेट, तो किस आर्टिकल के थ्रू जो है प्रेसिडेंट रूल आपका इम्प्लीमेंट हो सकता है एक स्टेट में, तो मैंने इसमें बहुत अच्छे से आपको बताया था कि 356 आर्टिकल के थ्रू जो है प्रेसिडेंट रूल जो है इम्प्लीमेंट होता है, 352 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट की जाती है, और 360 आर्टिकल के थ्रू आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इम्प्लीमेंट करता है। ये तीनों ही काम कौन करता है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड ओनली प्रेसिडेंट कैन डू ऑल द थ्री थिंग्स, प्रेसिडेंट जो ऑर्डर निकालेगा उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये जो है आपका काम होगा, यानी नेशनल इमरजेंसी या आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी या आपकी स्टेट इमरजेंसी जिसे आप प्रेसिडेंट रूल बोलते हो। स्टेट इमरजेंसी इसके लिए इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं हुआ है, इसके लिए आपका प्रेसिडेंट रूल वर्ड यूज हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक ही इमरजेंसी है तीनों इमरजेंसी में से जिसके लिए इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं हुआ है, प्रेसिडेंट्स रूल जो आपका है जिसे स्टेट इमरजेंसी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनलिस्ट द फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में हमारे जो है आते हैं, तो आई हैव ऑलरेडी मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि पार्ट 3 में जो है आपके क्या आते हैं, जो है आपके फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35। तो जो फंडामेंटल राइट हैं वो कितनी तरह के हैं, तो मैंने आपको बताया भी था 6 टाइप्स हैं फंडामेंटल राइट के, तो अगर मैं एक बार वो बता देता हूँ 1 सेकेंड में फंडामेंटल राइट्स के, तो राइट टू इक्वलिटी क्या है, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम, right against exploitation, right against exploitation, exploitation, right against exploitation, यानी 3 तरह के राइट हो गई है आपके, और आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन हो गया, साथ में आपका राइट आपका राइट टू रिलीजन हो जाएगा, राइट टू रिलीजन हो जाएगा,
फोर्थ काइंड का राइट। और एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, मैंने ये सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी हैं आपकी क्लासेस में। और लास्ट राइट है आपका हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये 6 तरह के आपके राइट्स आ जाते हैं। और साथ में अगर आपसे पूछा जाए पार्ट 2 किससे रिलेटेड है, तो सिटीजनशिप से। पार्ट 2 किससे रिलेटेड है, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। साथ में अगर आपसे पूछा जाएगा कि पार्ट 5 किससे रिलेटेड है, तो यूनियन से रिलेटेड है। और अगर आपसे पूछा जाएगा पार्ट 4 किससे रिलेटेड है, तो डीपीएसपी, डीपीएसपी से आपका रिलेट हो जाएगा पार्ट 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स वर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना था, तब जो है कितने आर्टिकल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 395। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे जब बना था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे पूछा जाए बन के तैयार कब हुआ था, तो यू हैव टू कीप इन माइंड 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के जो है प्रिपेयर होके तैयार हो गया था। और ये आपका जो है पार्टली जो है लागू हुआ था, पार्शियली पार्शियली इम्प्लीमेंट किया गया था, पार्शियली इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया के ऊपर। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली इम्प्लीमेंट इंडिया के ऊपर कब हुआ है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इंडिया पे कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हुआ है। कैसा, कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया है। ठीक है, साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो कितने पार्ट्स थे, तो उसमें 22 पार्ट्स थे। लेकिन आज अगर पार्ट्स को काउंट करोगे तो 25 हो जाएंगे। साथ में 22 पार्ट्स में जो है कितने आपके आर्टिकल्स थे, तो 395। आज अगर देखोगे तो आपके 470 आर्टिकल्स के अबाउट आपको मिल जाएंगे। साथ में अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने शेड्यूल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो स्टार्टिंग में 8 थे, लेकिन आज हमारे जो है शेड्यूल्स 12 हो चुके हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनलिस्ट द फंडामेंटल राइट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज पार्ट 3 ओनली। पार्ट 3 में हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। तो अंडर विच आर्टिकल एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द राइट टू हेल्थ। तो राइट टू हेल्थ जो है किसमें जो है आपको दिया गया है, तो मैंने बताया था आपको आर्टिकल नंबर 21 जो है आपका बहुत बड़ा कर दिया है। 21 आर्टिकल है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपका आर्टिकल है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। लेकिन इसमें आपके 30 प्लस राइट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कितने, 30 प्लस राइट्स जो है आपके ऑलरेडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। 30 प्लस राइट्स यहाँ पे देखने को आपके ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो पार्ट 3 को कहते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने मैग्ना कार्टा के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस आपके रेगुलर क्लासेस में कर रखा है। ठीक है, तो रेगुलर क्लासेस की बात आई है तो याद रखिए रेगुलर क्लासेस आपकी जो है रोज यहाँ पे चल रही हैं। अगर आपको किसी भी रेगुलर क्लासेस के बारे में कोई भी जो है नॉलेज चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस गिवन नंबर। और जो भी क्लासेस हैं ये अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपकी जो है कंडक्ट की जा रही हैं, तो अफोर्डेबल प्राइसेस पे आप क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। साथ में आपकी प्रैक्टिस सीरीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाकी आप एक बार रेगुलर क्लासेस को जरूर एनरोल करके देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स। तो वेरियस ग्राउंड्स पे जो है सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा जो आपका स्टेट है, यानी गवर्नमेंट जो है किसी से भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। ठीक है, ट्रेन में कौन जो है ट्रेवल कर सकता है ट्रेन में,
कि एक ही धर्म का व्यक्ति करेगा, एक ही रिलीजन का करेगा, या अलग अलग रिलीजन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, या आपके जो फीमेल है वही जो है ट्रेन में जो है ट्रेवल कर सकती हैं, या मेल्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल सभी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट है वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल नंबर 15 में। और आपके इसके कितने काइंड्स ऑफ जो है 5 जो है आपके 5 बेसिस हैं, उन पे जो है आपकी जो गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो 5 बेसिस क्या क्या हैं, एक व्यक्ति हमें कोई भी कमेंट करके बताएगा कि कौन कौन से 5 बेसिस रहते हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, या फिर इसी के लास्ट वीडियो में बताता हूँ 5 बेसिस आपको। चलिए, द फेडरल सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ विच कंट्री? तो हमारे इंडिया में क्या है? फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम होता क्या है? तो 2 तरह के सिस्टम होते हैं गवर्नमेंट के, एक होता है सिस्टम फेडरल सिस्टम, और एक होता है फेडरल सिस्टम और एक होता है यूनिटरी सिस्टम। कैसा? यूनिटरी सिस्टम। एक होता है फेडरल सिस्टम, एक होता है यूनिटरी सिस्टम। तो जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मोर देन वन। कितने? मोर देन वन। यानी जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपके मोर देन वन होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे अगर फेडरल सिस्टम में देखोगे तो एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इंडिया में भी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट होगी आपकी, दूसरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट होगी। तीसरी आपकी कौन सी होगी? लोकल गवर्नमेंट होगी, जिसे आप पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी बोलते हो। तो जब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिले, यानी एक जगह गवर्नमेंट फॉर्म ना होके बहुत जगह, बहुत लेवल्स पे गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, तो ऐसे कंट्री को फेडरल सिस्टम बोलते हैं। इसमें फेडरल सिस्टम यूज हो रहा है। लेकिन इसी के आपका अपोजिट है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ एक होता है, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ओनली, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपकी जो है होती है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट का अगर हमें एग्जांपल देखना है तो हम देख सकते हैं किस कंट्री को? तो इंग्लैंड को। इंग्लैंड इज ओनली द कंट्री वेयर यूनिटरी गवर्नमेंट लेवल इज और यूनिटरी सिस्टम इज फॉलोड। तो फेडरल सिस्टम हमारा इंडिया का फेडरल सिस्टम है, लेकिन हम जो है कंप्लीटली फेडरल नहीं है, क्योंकि हमने जो है ज्यादा पावर्स किसे दे रखी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स कम दे रखी हैं। तो हमारा मॉडल है क्वाशी फेडरल, क्वाशी फेडरल, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो सेमी फेडरल। सेमी फेडरल जो है वर्ड यूज नहीं होता है, बट हम आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताए दे रहे हैं। सेमी फेडरल यूज याद कर सकते हो, लेकिन इसका रियल वर्ड है क्वाशी फेडरल है हम लोग। तो हमने ये मेथड जो है, ये टाइप ऑफ फेडरलिज्म है, यानी क्वाशी फेडरल जो है सिस्टम, ये कनाडा से उठाया हुआ है। ठीक है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने देखा कि वहां पे भी क्वासी फेडरल जो है यूज हो रहा है, तो हमने भी वैसा ही किया। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन मेंशन्ड? तो इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में आपका मेंशन किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 17 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। 17 में जो है आपका इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं? तो 12 शेड्यूल्स अभी हमने आपको डिस्कस किया था। 12 शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कितने शेड्यूल्स हो जाएंगे? 12 शेड्यूल्स हो जाएंगे। इसमें याद रखना है, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल ये बाद में जोड़े गए हैं। 9th कब जोड़ा गया? तो 1951 में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब इम्प्लीमेंट हुआ था उसके सिर्फ एक साल बाद ही। 10th शेड्यूल 1985 में ऐड किया गया है, और 11th शेड्यूल 1973 में, और सेम 12th शेड्यूल भी 1973 में ऐड किया गया है। जब हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे तो इन्हें डिस्कस करेंगे, अभी हमने क्लास में अपने शेड्यूल्स कंप्लीट नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड राइट टू फ्री एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइट? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। इसमें बोला गया है फ्री एजुकेशन, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है 6 to 14 ईयर्स के लिए बच्चों के लिए एजुकेशन कहाँ पे है, लेकिन इसने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। तो वो किस आपके आर्टिकल में ऐड हुई है? तो याद रखना, इसमें राइट टू लाइफ में ऐड हुई है, आर्टिकल नंबर 21 का पार्ट है ये। फ्री एजुकेशन इज पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 21। मैंने अभी बताया था 21 आर्टिकल में 35 अदर राइट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ऐड किए गए हैं। 35 अदर राइट्स जो है ऐड किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
21 में, यानी 21 खुद एक आपका राइट है और उसके साथ 35 अदर राइट्स भी समय टाइम पे जो है सुप्रीम कोर्ट ऐड करता रहता है। जैसे फ्री एजुकेशन एक और राइट है जो 1992 में ऐड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें किसमें, आर्टिकल नंबर 21 में। लेकिन जो आपका वो है कि 6 के लेके 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, वो आर्टिकल फ्री एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। यू हैव टू कीप इन माइंड, फ्री एजुकेशन इज डिफरेंट थिंग, while free and compulsory education for the children of age of 6 to 14 years is different thing। वो आपका 6 से 14 years की एज वाला जो है आर्टिकल आपका 21A रहेगा। यू हैव टू कीप इन माइंड। और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है आपका जो है आपका 1970 सॉरी 2002 में जो है ऐड किया गया था, ठीक है ना, किया गया था। तो 14 में जो है 6 से 14 ईयर्स के एज के लिए 21A आपका आर्टिकल आता है। साथ में इसमें बहुत सारे 21 आर्टिकल में ऐड किए गए हैं, जैसे कि आपका जो है फ्री एजुकेशन, साथ में आपको याद होगा शायद और भी बहुत सारे इसमें मैंने आपको एक दो लिखवाए भी थे, बहुत सारे मतलब 35 जो है यहाँ पे ऐड हो गए हैं। एक आपको याद होगा राइट टू प्राइवेसी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, एग्जांपल तो आप समझ जाएंगे। राइट टू प्राइवेसी जो है जो राइट है ये किसके अंडर आता है, तो 21 आर्टिकल के ही अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे राइट टू प्राइवेसी को 21 आर्टिकल में कब ऐड किया, तो 2017 में ऐड किया, ठीक है। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है टाइम पे जो है आर्टिकल 21 को जो है आपका क्या करता जा रहा है, बड़ा करता जा रहा है, ठीक है। ये इतना बड़ा हो गया है कि इसमें 35 अदर राइट्स जो है इंक्लूड कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द स्टेट। तो स्टेट की डेफिनेशन किस आर्टिकल में दी गई है, तो आई हैव टोल्ड ऑलरेडी टू यू दैट आर्टिकल इज 12 ओनली, ठीक। आर्टिकल 12 में जो है डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 12 जो है पार्ट 3 में आता है। पार्ट 3 में आपके क्या दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। 12 से लेके 35 आर्टिकल तक आपके फंडामेंटल राइट्स गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इरेडिकेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी हैज बीन मेंशन। तो आपका जो अनटचेबिलिटी का इरेडिकेशन है वो किस आर्टिकल में आपका मेंशन है, तो आर्टिकल 17। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, ये आपका शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिएगा, द टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड बी नॉट एक्सीडेड। तो पार्लियामेंट जो आपकी लगती है इसमें आपके कितने सेशन होते हैं, यानी जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल शुरू होता है अप्रैल में और वो फिर क्या होता है, खत्म भी होता है, यानी आपकी समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस होती हैं। ऐसे ही पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की भी वेकेशंस होती हैं यानी छुट्टियां होती हैं। तो पार्लियामेंट में टोटल सेशंस कितने होते हैं, तो सेशन होते हैं 3। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन जो अभी आपका चल रहा है, मॉनसून सेशन तो अभी आपकी पार्लियामेंट जो बैठ रही है, पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो मॉनसून सेशन है, ठीक है। एक आपका होता है सर्दियों में जिसे बोलते हैं विंटर सेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन्हीं दो सेशन के बीच में 6 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए। किन्हीं दो सेशंस के बीच में कितना गैप नहीं होना चाहिए, 6 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 6 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दो सेशंस के बीच में 6 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए, यानी 6 मंथ से कम का गैप होना चाहिए। मतलब अगर मैं 6 मंथ को रफली जो है काउंट करूं तो 6 मंथ के कितने डेज हो जाएंगे, तो 180 डेज हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। बिल्कुल 180 डेज हो जाएंगे। तो 180 डेज किसी भी दो सेशन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इसका आंसर सही हो जाएगा फोर्थ पार्ट। और ये किस आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रेसिडेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो आर्टिकल नंबर दैट इज 85 आर्टिकल में बोला गया है कि प्रेसिडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी दो सेशन में, पार्लियामेंट के किसी भी दो सेशन में आपका 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो व्हाट इज द मिनिमम परमिशिबल एज फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन। तो फैक्ट्री और माइन में काम कराना ये जो है डेंजरस जगह होती है, यहाँ पे कितनी कम से कम एज होनी चाहिए काम कराने के लिए, तो दैट इज 14 ईयर्स। 14 ईयर्स से कम की एज में किसी भी व्यक्ति से डेंजरस प्लेस पे आप काम नहीं करा सकते, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो दैट आर्टिकल इज 24 में बोला गया है कि जो आपके लोग जो भी जिससे भी आपको काम कराना है उसकी एज 14 ईयर्स से बिलो नहीं होनी चाहिए। 14 ईयर्स
बिलो एज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहाँ काम कराना है, माइंस में या फैक्ट्रीज में काम कराना है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के रेस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड, इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो सेकंड है, दे मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये सही है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 ही सही हो जाएगा। तो आपका इमरजेंसी के टाइम पे जो आर्टिकल नंबर 358 है वो ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। ऑटोमेटिकली सस्पेंड कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है, 358। अगर क्या आपकी जो है प्रोक्लेम्ड हो गई है, तो 352 के थ्रू, अगर 352 के थ्रू नेशनल इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम कर दी गई है, तो 358 ये बोलता है कि इस समय आपका आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। साथ में आर्टिकल नंबर 359 क्या बोलता है, तो 359 ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी आर्टिकल को सस्पेंड कर सकता है 12 से लेके 35 के बीच में, यानी किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकता इन एनी कंडीशन। ठीक है, तो 20 और 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन 359 में ये बोला गया है कि कोई भी आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो है प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है, एक्सेप्ट 20 एंड 21। लेकिन 358 आर्टिकल ये बोलता है कि 19 आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा जब इंडिया में क्या लगी हो, नेशनल इमरजेंसी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352। ठीक है, तो 352 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड है, तो 358 ये बोलता है कि 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। साथ में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो जो प्रेसिडेंट है वो 359 के थ्रू कोई भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन 20 और 21 को नहीं कर सकता। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिएगा, इसी के साथ आज हमारा ये जो है बूस्टर डोज कंप्लीट होता है। आई थिंक आप लोगों को इसमें जो है एंजॉय किया होगा बूस्टर डोज को। ऐसे ही बूस्टर डोज और हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपके एग्जाम को इजी बनाने की कोशिश करते रहेंगे, एग्जाम को इजी बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आपकी प्रैक्टिस कराता रहूंगा मैं हर बूस्टर डोज के थ्रू। आपको क्या करना है, अगर इन क्वेश्चंस के आपको मटेरियल को पढ़ना है, यानी इन क्वेश्चंस के आपके टॉपिक्स को समझना है, इफ यू वांट टू डू द टॉपिक्स ऑफ दैट ऑफ दीज क्वेश्चंस, यानी आपको सारा का सारा मटेरियल या टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आपको इनरोल कर लेना है। हम लोग कोर्स करा रहे हैं, उसमें अभी ज़्यादा कोर्स नहीं हुआ है, मतलब अभी से आप करेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो हैं आपकी कंट्रोल में आ सकती हैं। जितना हो गया है उसका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप जो है अगर आपको एनरोल करना है तो आप कहाँ जा सकते हैं, तो आप इस जो है नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ में हमारा जो है एप्लीकेशन है वो असम सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से जो है आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। साथ में कोई भी इशू आ रहा है तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। ठीक है, थैंक यू कौशिक। ओके, थैंक यू।